राधे राधे सभी को। कैसे आप लोग? मैं तो स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोले सर पे। तो आज है मेरे हाथ में गरम चाय की चाली। क्या? गरम चाय की चाली, गरम चाय की प्याली। थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद शुरू करने जा रहे हैं अपना बचा हुआ चैप्टर जो बचा हुआ था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसपे मैंने बात कर ली थी। 1 मिनट, चाय मस्त बनाता हूँ मैं। हाँ, मैंने बनाई थी। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जो भी मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है, लड़का लड़की जो भी छात्र छात्राएं मुझसे पढ़ते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे 57 नंबर आए हैं बायो में। ठीक है, ये थैंक यू। 57 क्या 60 आ जाते हैं। वो मैंने हेट्रो और यूक्रोमेटिन थोड़ा इधर उधर लिख दिया, मतलब हेट्रो का यू में लिख दिया, यू का हेट्रो में लिख दिया, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए। वरना मैंने जो भी चीज लिखी थी उसके मुझे मार्क्स मिले। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं किए तो उसके हटा दिए, और बाकी जो भी मैंने लिखा था वो कटा ही नहीं, सब ठीक था। तो सोचो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझसे पढ़ोगे तो जरूर पास होगे। ठीक है, तो अब अपनी तारीफ बहुत कर ली, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिना रुके देखो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि थोड़ा सा मैंने गलती करी कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। देखो, हुआ ऐसा था कि मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन उस समय पे नमन सर आ गए थे। उन्होंने बोला मेरी वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने अपनी वीडियो काट दी और उनका डिफरेंशिएशन का टॉपिक बना के आपको भेज दिया। अब आदित्य सर गाँव गए हुए हैं, तब तक हम लोग वीडियो बना लेंगे, जब वो आएंगे तो पोस्ट करवा देंगे। तो जब तक के लिए फिर मैं आपको बता दूं क्या करना है। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लो, मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं हूं तनुज, और मैं इस चैनल पे आपको बायोलॉजी की फैसिलिटेटर हूँ। ठीक है, आपका बायोलॉजी का फैसिलिटेटर हूँ, और हमारे साथ हमारे फिजिक्स के फैसिलिटेटर है आदित्य सर, और मैथ्स के हैं नमन सर, और केमिस्ट्री जहां तक की बात है तो आदित्य और मैं दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। तो हम लोग अपने चैप्टर में अभी तक पहुंच चुके थे कि हमने बात कर ली थी कि डीएनए क्या होता है, डीएनए हेलिक्स क्या होता है यूकैरियोटिन और हेटेरोकैरियोटिन के बारे में बात कर ली थी। अब हमें बात करनी है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो, हमें ये तो पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है? ठीक है, मतलब हुआ ये कि 1953 में वॉटसन क्रिक ने ये दिया था, मॉडल दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने ये मॉडल दिया था डबल हेलिक्स का। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तभी तो देंगे वो लोग मॉडल। तो उससे पहले जो जो सर्कमस्टेंसेस हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहला जो हमारे पास, देखो, एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट का मैंने आपको बनाने के लिए बोला था एक शीट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट की शीट बना लो, बहुत जरूरी काम आएगी। ठीक है, अब तो बहुत ही काम आएगी। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। आपको पता है मुझे इसके फुल नंबर मिले हैं? इसके शायद 3 नंबर थे, 3 या 4 नंबर थे, लास्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, हमें बताना था, पहला एक्सपेरिमेंट बताना था इसमें से, तो मैंने पूरा लिखा था और मुझे पूरे नंबर मिले हैं। मतलब पेपर तो मैं एक से मतलब बहुत ही बढ़िया देख रहा है। एमसीक्यू 16 के 16 सही, पहली बार। मुझे खुद देख के हैरानी हो रही है। ठीक है, तो पेपर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन सर है ना, वो बोल रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चीटिंग करी है, फोन से देखा है। और बल्कि जिसने फोन से देखा था उसके 40-40 कुछ आए हैं। छोड़ो, क्या कर सकते हैं, भलाई के जमाने ही नहीं है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, देखो, एक हमें पढ़ना है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबसे पहला। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। ठीक है, जो 1928 में उन्होंने किया था। ठीक है, एक यार मतलब थोड़ी तबीयत खराब चल रही है यहाँ दिल्ली में। ओके, मेरी क्लास भी आती है। ओके, तो दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इसके नाम में इसका काम छुपा है, वो कैसे, वो बताऊंगा अभी। ठीक है, दूसरा दूसरा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में और चीजें बताता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में और चीजें हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता है। उसको हम कहते हैं, उसको 3 लोगों ने किया था। ठीक है, उसको 3 लोगों ने किया था। उन्हें किया था ओस्वाल्ड अवेरी,
मैक्लीन, मैक्लियोइड और मैककार्टी ने किया था, एक मैककार्टी थे, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी, हाँ दोनों का नाम मैंने मिला दिया यहाँ पे। मैकलिन मैककार्टी और कोलिन मैक्लियोड, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं, ये 1933 टू 1944 के बीच में हुआ था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैं टीपी लिख देता हूं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल टीपी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1933 1944 में, ये हमें और बताता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। और थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही मेन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनइक्वीवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए या द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, आपकी बुक में ऐसे नाम लिखा हुआ है। ये किया गया था 1952 में, ठीक है, 1952 में बाय हार्शे एंड चेज, मार्था चेज नाम है शायद उनका, ये है, ठीक है, ये किया गया था, ठीक है, हार्शे और चेज के द्वारा। क्या उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ मतलब मैंने साइंटिस्ट का नाम इधर लिख दिया, चलो कोई नहीं, आप लोग सीधा कर लेना, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हमें आज पढ़ने, इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद अगर और टाइम मिला तो आगे मैं और एप्लीकेशन के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो ऐसे उसी पेज पे जहां पे आप लोगों ने साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का पेज बनाया, नहीं बनाया, बना लो भैया, ठीक है, बना लो और लिखो, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसके बारे में सबसे पहले फीचर्स जान लेते हैं, क्या है ये, क्या मतलब इसमें यूज हुआ, ठीक है। सबसे पहले बात, इसे किया था हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन 1928, ठीक है। किया किस पे था? किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिएई, निमोनिएई बोलता हूं मैं इसे ताकि इसकी स्पेलिंग में याद कर सकूं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिएई और माइस लिए थे, ठीक है, ये प्लस का निशान है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिएई नाम से आपको क्या लग रहा है, क्या होगा ये? आई एम गिविंग यू 3 सेकंड्स, कमेंट द नेम, 1 2 3 खत्म, ठीक है। देखो वो अभी मेरी असली सच्चाई बाहर आने वाली थी, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, वो नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस हमारा बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के टाइप से, कोकस स्पाइरल वाले, विब्रियो कॉमा शेप्ड और बैसिलस, है ना, शायद सही बोला मैंने, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, और माइस लिया गया, निमोनियाई से पता चल रहा है कि निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ये दो चीजें ली गई, अब क्या हुआ वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। इसकी एक टेबल बनती है, और यही टेबल अगर आप ऐसे लिखोगे, कोई भी आपको आंसर पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंट के बारे में और आप उसको ऐसे लिखो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो भी बोर्ड के पेपर चेक करता है उसे लगता है कि आपने छोटी से छोटी चीज लिखी है, तो वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, चाहे बीच में आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन आप लिखोगे क्यों कुछ भी, आप पढ़ोगे मुझसे, सही पढ़ोगे, ठीक है, तो वो चेक कर देते हैं। तो आप अगर ऐसे लिखोगे कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था थिंग्स यूज्ड, उसके बाद आप प्रोसीजर करके पूरा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था, ठीक है। लेट नाइट सेशंस, हाँ, लाइक कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे अभी पता चल रहा है अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, जल्दी लाइक करो तभी आगे का बढ़ाऊंगा, लाइक करो इस बार तुम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिए जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया को सबसे पहले इन्होंने लिया, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस बैक्टीरिया को लिया और बोला तू ग्रो, ठीक है, तू ग्रो हो। इन्होंने जब इसे ग्रो करने के लिए छोड़ दिया तो इसकी 2 कॉलोनीज निकली, ठीक है, 2 कॉलोनीज में रहते हैं ना बैक्टीरिया, तो 2 कॉलोनीज निकली। सबसे पहली थी SER, या तो ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, स्मूथ स्ट्रेन
एंड रफ स्टेट, ठीक है। ये दो कॉलोनीज इसकी निकली, ठीक है। स्मूथ स्टेट की क्या खासियत थी? स्मूथ स्टेट में एक शाइनी कोटिंग थी, एक शाइनी कोटिंग थी इसके ऊपर जो इसे स्मूथ बनाती थी, और जो आपके मतलब कोई भी एंटीजन होता है या एंटीबैक्टीरियल चीज होती है उससे भी इसे प्रोटेक्ट करती थी, मतलब इसे मरने नहीं देती थी, साफ सीधी बात, अमर बनाती थी, ठीक है। वो कर्ण के कवच कुंडल थे ना, जब तक वो उनके पास थे वो उन्हें कोई मार नहीं सकता था, वैसे इसका सीन है, ठीक है। दूसरा है कि रफ स्टेट कैसे थे? रफ स्टेट आपके इनके पास कोई भी कोटिंग नहीं थी, नो कोटिंग, ठीक है, नो कोटिंग। तो ये कैसे थे? ये मोर पैथोजेनिक होंगे क्योंकि भैया इन्हें मारना मुश्किल होगा, ये तो भैया कर्ण है, ठीक है। मोर पैथोजेनिक और ये लेस पैथोजेनिक, पैथोजेनिक बट लेस, ठीक है, हार्मफुल है लेकिन कम, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वायरस की कॉलोनीज आई थी, ठीक है। अब इन कॉलोनीज को क्या किया गया? अब इन कॉलोनीज को धीरे धीरे माइस पे एक एक करके टेस्ट किया गया और देखा गया कि होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। लेट्स टेस्ट ऑन इट, ये, ठीक है। देखो सबसे पहले एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो जल्दी से, वैसे इसमें दो टेबल लगेंगी, ठीक है, ठीक है। कितनी जल्दी टेबल बना दी मैंने, ओके यार, दैट्स इट, ओके। तो यहां पे लिखो फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, यहाँ पे या तो केसेस लिख दो और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, पहले केस में क्या किया गया? पहले केस में आपका जो बैक्टीरिया था, ठीक है, अब मैं आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन लिखूंगा, स्मूथ वाले के लिए एस और रफ वाले के लिए आर, ठीक है। तो क्या किया गया? एस आर स्ट्रेन को माइस की बॉडी में डाला गया, तो सोचो क्या हुआ होगा। देखो आर स्ट्रेन लेस पैथोजेनिक था, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी, तो जो माइस की अंदर की इम्यूनिटी थी उसने उसको क्या बोलते हैं, खत्म कर दिया उस बैक्टीरिया को, और माइस बच गया, माइस लाइव, ठीक है। चूहा बनाऊं क्या? एक दो, चूहा, ठीक है। तो माइस लाइव, ये, ठीक है। अब एस स्ट्रेन वाला लिया गया, एस स्ट्रेन प्लस माइस किया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें माइस जाए, है ना, इसमें तो मर ही जाएगा, चूहे का राम नाम सत्य, क्या क्या करें, कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, खत्म, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था, तो उन्हें पता चल गया अच्छा ये सिंपल सी बात हो रही है कि जिसमें कोटिंग है वो मर रहा है, जिसमें नहीं है वो जिंदा है। अच्छा, दूसरा केस लिया गया, लेकिन दूसरे केस में क्या किया गया? दूसरे केस में आपका जो एस स्ट्रेन था इसको हीट किया गया, हीट किया गया, जिससे हीट करने से क्या हुआ, इसके जो कवच कुंडल था इसके पास कर्ण जैसा, वो इससे छीन लिया गया हीट करके, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया? इसके पास भी नो कोटिंग, ठीक है, नो कोटिंग, अब इसके पास भी कोई कोटिंग नहीं है। तो अब क्या होता है देखते हैं, एक और टेबल बनाएंगे, सामने सामने आपके करवा रहा हूं, कोई भी मैं पहले से ये नहीं कर रहा कि पहले से लिखा हुआ है या कुछ भी, तो आप लोग क्यों नहीं लिखोगे, आप भी लिखो, ठीक है। सामने सामने हो रहा है सब कुछ, यहाँ पे लिख दो केस, यहाँ पे लिख दो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, केस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सबसे पहले एस स्ट्रेन लिया गया, ठीक है, लेकिन इस बार कौन सा एस स्ट्रेन है, ठीक से लिख देते हैं, एस स्ट्रेन। रुक जाओ, इसमें घुसना भी तो चाहिए, ठीक है ना, अब घुसेगा ना, यहां पे केस लिख लेना, ठीक है, एस स्ट्रेन हीट वाला, और उसको माइस के साथ प्लस किया गया। तो अब क्या हुआ? अब एस स्ट्रेन भी कमजोर है, अब माइस बच जाएगा, अब इसमें माइस लाइव, माइस की बल्ले बल्ले, ठीक है, माइस बच गया। इस बार क्या हुआ? अब इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे आर स्ट्रेन बचा हुआ था ना उसको लिया और एस स्ट्रेन को लिया। देखो आर स्ट्रेन पहले से ही कमजोर था, एस स्ट्रेन अब कमजोर हो चुका है, तो माइस खत्म कर देगा, मतलब माइस इन्हें खत्म कर देगा और बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एस स्ट्रेन
प्लस आर स्ट्रेन प्लस माइस। तो मैंने क्या बताया, आर स्ट्रेन भी कमजोर है, एस स्ट्रेन भी कमजोर है, माइस इनको खत्म कर देगा। तो आंसर होगा माइस लाइफ। मत लिखना, मत लिखना, अगर लिखोगे आप लोग तो फेल हो जाओगे, फिर आप मेरे को आके गालियां दोगे, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही ठप्पा खत्म। मतलब जो मैंने सोचा था, सपने देखे थे कि मैं एक घर लूंगा, ठीक है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी नहीं लग पाएगा, सब कुछ खत्म। ओके, देखो यहीं पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात होती है। देखो आर स्ट्रेन कमजोर था, एस स्ट्रेन भी कमजोर था, होना क्या चाहिए था कि माइस बच जाना चाहिए था, लेकिन इधर क्या हुआ कि माइस डाइड, माइस डाइड। अब भैया ग्रिफिथ साहब की खोपड़ी टनकी, उनका माथा टनका, और उन्होंने सोचा जब आर स्ट्रेन कमजोर था, एस स्ट्रेन कमजोर था, तो माइस मर क्यों गया। तब उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन में यही साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो कंक्लूजन ऐसे मिला, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट, ठीक है, दैट से लिख रहा हूं मैं, दैट समथिंग हैज पास्ड फ्रॉम heat S strain to R strain and made it pathogenic। ठीक है, ग्रिफिन ने कंक्लूड क्या किया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन हीट से आर स्ट्रेन पे गई है, जिसने उसे पैथोजेनिक बना दिया, लेकिन वो क्या गया वो उन्हें नहीं पता था, इसलिए उसने उनका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रख दिया। ठीक है, तो इतनी सी बात उन्होंने कही और वो देखो कितने महान बन गए। देखो यार, कोशिश करने वालों का हमेशा नाम होता है, चाहे उनकी कोशिश आधी हुई हो पूरी हुई हो, लेकिन अगर उसने शुरू किया है तो उसका जरूर नाम होगा। देखो मेंडल साहब, मेंडल साहब का कितने सालों बाद उनको मिली थी कोशिश, है ना, उनके बढ़ने के भी 16 साल बाद उनको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। तो नाम जरूर होगा, बस आप काम करते रहो, समझे। ये नहीं सोचना है कि आज हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, हम नहीं कर रहे, आज कोई देख नहीं रहा है, हम नहीं कर रहे। लोग, मतलब ये बताओ कि उसने तो इतना बड़ा काम किया था मेंडल साहब ने, है ना, उनको 16 साल बाद, उनकी मौत के 16 साल बाद उनको जब नाम मिला है, तो हम तो फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि हमें यूं रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, ठीक है, अपने आप से कंपटीशन करो। ये मत देखा करो कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला कैसा नहीं। आपने जब शुरू की थी कोई चीज, उस चीज पे देखा करो कि जब मैंने शुरू किया था तब मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूं। अगर उसमें फर्क है तो भी लगे रहो, अगर उसमें फर्क नहीं है तो अपने आप को गाली दो और फिर लगे रहो, ठीक है, लेकिन लगे रहना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि समथिंग हैज पास्ड फ्रॉम S strain to R strain and made it pathogenic and it was your simple transforming principle। अब इस समथिंग को उन्होंने क्या किया कि इसको पेटेंट करवा लिया, आर स्ट्रेन को निकाल लिया, ये जो ये वाला आर स्ट्रेन था, ठीक है, ये जो लास्ट में आर स्ट्रेन बचा उसको निकाल लिया। अब इसी से इन तीन साइंटिस्ट जो आने वाले हैं, ठीक है, ओसवाल्ड अवेरी, मैकलिन मैकलियोड और कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने केमिकली कुछ किया, तो क्या किया अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। और हाँ, क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है ना, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि एग्जामिनर क्या चाहता है। अगर आप सीधा लिख दोगे एक पैराग्राफ में कि ये सब हुआ था, ये लिया था, मजा नहीं आएगा। अगर आप ऐसे टेबल बना के लिखते ना, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और ये गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। अगर आप ये सोच के लिखोगे नहीं यार ये लिख दो वो लिख दो, कोई और नहीं है। बोर्ड्स में सिंपली आपकी दो चीज देखी जाती है, पहला आपकी राइटिंग, दूसरा मार्क्स के हिसाब से आपने कितना लिखा है, और तीसरा उस कितने लिखे हुए में क्या आपके मेन वर्ड उन्हें मिल रहा है। अगर उन्हें यही नहीं मिलता, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, माइस और कॉलोनीज जो थी स्मूथ और रफ, हीट वाली स्ट्रेन है, ये सब नहीं मिलते कुछ स्पेसिफिक वर्ड, तो आपको क्यों मार्क्स दे देंगे। अगर आप ये लिख दो एक से माइस मर गए, एक से जिंदा हो गए, फिर बच गए, फिर मर गए, तो ये तो राम कहानी है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। लोग बायो को बहुत ही इजी समझते हैं, और ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बायो इज नॉट अ थिंग दैट कैन बी लर्न बाय एनीवन। ये आप लोग भी समझ सकते हैं। जो भी बायो को बहुत ही इजी समझता है, उसके मुंह पे एक चमाटनी एमबीआई फेंक के मारो। मैं रियली कह रहा हूं, एमबीआई ऐसा चैप्टर है, ठीक है, एमबीआई हो गया, 11th की बायो फेंक के मार दो, प्लांट वाला चैप्टर फेंक के मार दो 11th का, ठीक है, प्लांट क्या ह्यूमन का ही फेंक के मार दो, मर जाएगा वही। जिन्हें बहुत ज्यादा इजी लगता है ना कि यार रट लिया होगा बायो,
तो ऐसी कोई बात नहीं होती, कभी पढ़ के देखो समझ में आएगा कि बायो क्या चीज है। मैं ये नहीं कहता फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अपनी जगह पे है, लेकिन बायो भी कम नहीं है, बायो में भी बहुत मेहनत लगती है। सो मेहनत करनी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो लिखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ टीपी, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, फुल फॉर्म आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है यार, ये क्या है, मोमबत्ती। ओके, देखो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसमें क्या कहा गया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को हमें जैसे कि पता चला कि ये नहीं पता चल पाया कि किस चीज मतलब कौन सी चीज इधर से उधर गई, ये ग्रिफिथ नहीं पता लगा पाए। तो शक किस चीज पे हुआ, डाउट्स वर ऑन थ्री थिंग्स, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। इन तीन चीजों पे शक था कि ये इन तीन चीजों में से एक गया है। तो इन जो तीन साइंटिस्ट हैं हमारे, उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे तीन साइंटिस्ट हैं उनके नाम लिख लेते हैं, ओसवाल्ड, एवेरी, कोलिन, मैकलियोड एंड मैकलीन, अरे यार मैकलीन मैककार्टी, जिन्होंने 1933 और 44 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इन तीन चीजों का लिया गया। ठीक है, और क्या लिया इन्होंने, वो आर स्ट्रेन वाला मीडियम लिया जो बचा था, आर स्ट्रेन वाला। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने कि तीन ऐसे लिए, ठीक है, और हर एक में हर आर स्ट्रेन में क्या किया, इन सब को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स डाले। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला डाला गया प्रोटीएजेस प्लस आरएनए, आर स्ट्रेन वाला। ठीक है, आर स्ट्रेन वाला, ठीक है, जो लास्ट में बचा था वो वाला। अब इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन वाला उसमें डाला। अब होगा क्या, अगर प्रोटीन होता तो क्या होता, आर स्ट्रेन वाले जो मतलब एस स्ट्रेन से जो भी चीज आई थी, अगर वो प्रोटीन होती तो उसे प्रोटीएजेस डाइजेस्ट कर लेता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जब उसे माइस पे लगाया, जब इन्होंने उसके माइस पे प्लस किया तो माइस डाइड, क्योंकि भैया हमें तो पता है ना कि डीएनए है मटेरियल, तो प्रोटीन से उसे क्या फर्क पड़ेगा, तो माइस तो तब भी मरा। अब इन्होंने क्या किया, आरएनएजेस लिया। ठीक है, आरएनएजेस लिया प्लस वही आर स्ट्रेन वाला लिया प्लस माइस किया। देखो इस बार भी माइस मर गया। ठीक है, इस बार भी माइस मर गया, क्योंकि हमारे ये था ही नहीं, ये भी नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, इस बार लिया डीएनएजेस। ठीक है, डीएनएजेस लिया जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डीएनएजेस लिया जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, और जो आपका फिर आर स्ट्रेन लिया और माइस लिया। अब देखो अगर डीएनएजेस लिया है तो डीएनए वो खत्म कर देगा जो एस स्ट्रेन से आएगा, और आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, तो माइस बच गया, माइस लाइव। और इधर से हमें पता चला कि भैया डीएनए ही वो चीज है जो इधर से उधर ट्रांसफॉर्म हुई थी, मतलब जो इधर से उधर आई थी, जो मतलब जेनेटिक मटेरियल वही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बता दिया था कि genetic material is DNA that has come from S strain heat killed to R strain and made it pathogenic. But why I am not saying that they proved it? मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ये प्रूव किया, क्योंकि प्रूफ इन्होंने नहीं किया था। देखो साइंटिस्ट में क्या होता है, साइंटिस्ट को हमेशा एक मतलब ठोस सबूत चाहिए होते हैं। जैसे किसी को भी जेल में डालने से पहले कुछ सबूत ठोस वाले लिए जाते हैं ना, वैसे ही किसी को भी तो नहीं बोल सकते। अब जो और साइंटिस्ट थे वो इनकी बात से राजी नहीं हुए, उन्होंने बोला अरे ये क्या बोल रहे हो, ये तो हो सकता है क्या हो गया, गलती से हो गया होगा या कुछ भी, है ना। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता अगर ऐसा होता, तो मैं उनके अंदर डीएनए से डाल देता कि उनका डीएनए खत्म हो जाता। छोड़ो,
तो ऐसा उन्होंने कहा कि ये तो भैया गलती से हो गया होगा या हम नहीं मान रहे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए व्हिच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज इन 1952, उससे ये प्रूफ हुआ, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो उससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ वो लिखते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए फिर वहां चलते हैं। सो लेट्स गो। सो वी आर नाउ ending our experiments by this the genetic material is DNA। देखो यहां पे आते आते साइंटिस्ट के पास सिर्फ दो ही चीजों पे शक रह गया था, प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। आरएनए को उन्होंने निकाल दिया था शक के दायरे से। तो ठीक हो, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो किया क्या गया, इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। इसे किया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने। अरे यार इन लोगों की दिवाली खत्म नहीं हो रही है एक तो। 1953 में, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिया था, इन्होंने एक लिया था बैक्टीरियोफाज, ठीक है, और दूसरा लिया था इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है आपको, अरे इनकी मैं तो कुछ बोलता ही नहीं ऐसा। जय श्री राम मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए यार, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, मेरी हालत खराब हो गई थी पता है। देखो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, उसके लिए मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, फिर से बताओ क्या होता है बैक्टीरियोफाज का बेटा हो। ठीक है, सही कहा आपने। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज लिया और इकोलाई बैक्टीरिया लिया। अब इन्होंने दो मतलब रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लिए, ठीक है, दो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लिए, ठीक है। पहला जो था वो था 32, मतलब लेवलिंग करी गई, तो दूसरा पहला था 32P और दूसरा था 35S, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, पहला था 35S, दूसरा था 32P, ठीक है। SP का क्या मतलब है, S का मतलब है सल्फर और P का मतलब है फास्फोरस। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से किसके पास डीएनए होना चाहिए और किसके पास प्रोटीन। आई एम अगेन गिविंग यू 5 सेकेंड्स, चलो 5 सेकेंड दे रहा हूं इस बार, 5 का 10 ले लो यार, पूरी वीडियो ही तुम्हारी है, टाइम ही टाइम है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि किसमें इसमें प्रोटीन होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, या इसमें डीएनए होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए क्या। देखो आपको एक हिंट दे देता हूं, चलो एक क्लू दे देता हूं। मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 चीजों के बने होते हैं, शुगर, बेस एंड सल्फर ग्रुप है। ऐसा मारूंगा, वो आम मारूंगा। आजकल के छपरी लोग ऐसे करते हैं ना, ये मारूंगा, मेरे से नहीं कराया जाता यार, आई हेट दिस थिंग्स। लेकिन गुस्सा करने का भी अलग होता है। अगर जिसने सल्फर बोला है कि सल्फर में डीएनए होगा, वो खुद ही अपने आप को मार लो, मैं तो मार नहीं सकता, खुद ही अपने आपको गाली दे लो, क्योंकि मेरा मुंह क्यों गंदा कर रहे हो। अब यार साफ सीधी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि 3 चीजें होती है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोरस जिसमें होगा वो आपका डीएनए होगा, तो इसमें डीएनए था, इसमें प्रोटीन था, ठीक है। अब लिया गए 2 चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज, 2 ऐसे लिए गए लेबल्ड, ठीक है, लेबल्ड वो लिए गए जिनमें आपका बैक्टीरियोफाज, आपको पता है ना ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है यार, ऐसा कुछ दिखता है, ये प्रोटीन की बनी होती है और इसके अंदर ये डीएनए होता है, ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ कि 32P वाला है, ये 32P वाला है और ये 35S वाला है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप लिया गया उसको हमने नाम दिया इन्फेक्शन, ठीक है, उसको हमने नाम दिया इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्ट करवाया गया। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया था, इकोलाई बैक्टीरिया, और उसको बैक्टीरियोफाज जो है आपका, उससे इन्फेक्ट करवाया गया दोनों ही केसेस में, ठीक है। इसमें ही बैक्टीरिया था, इसको भी, ठीक है, करवाया गया। अब जब ये करवाया गया तो हुआ क्या, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इसके जो चीज थी और इसकी जो चीज थी, ठीक है, इसकी जो चीज थी और इसकी जो चीज थी, ये आपस में इनका करवाया गया ब्लेंडिंग या फिर एगिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग या फिर एगिटेशन करवाया गया।
अब देखो ब्लेंडिंग होगी, मिक्सचर में मिक्सी में कोई चीज करी है तो क्या होगा, भारी चीज जो होगी वो नीचे रह जाएगी और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर चली जाएगी, है ना। तो मैं तीसरा स्टेप उधर कर रहा हूं, कर दूं या यही कर दूं, यहां दिखेगा आपको अगर करूंगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, यहां कर रहा हूं। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में एक कंटेनर में जब इन चीजों को लिया गया, ठीक है, तो जो भारी चीज थी उसे नाम दिया गया पैलेट, ठीक है, जो भारी चीज थी उसे नाम दिया गया पैलेट, और जो ऊपर था ये पैलेट है और ये, ठीक है, दूसरे ढंग से बना देता हूं, ठीक है, ये पैलेट है और ये सुपर नेटेंट है, जो ऊपर रह गया उसे नाम दिया गया सुपर नेटेंट, ठीक है। अब नीचे क्या था, नीचे आपका बैक्टीरिया रह गया था, ठीक है, दोनों ही केसेस में, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में तो अपने कंपोनेंट्स बैक्टीरिया को दे दिए ना, तो बैक्टीरिया और भारी हो गया और बैक्टीरियोफाज रह गया था नीचे, ठीक है, बैक्टीरियोफाज इन बोथ द केसेस, ठीक है, बैक्टीरियोफाज वाज ऊपर, ठीक है। तो अब देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी किसमें, देखो हाँ एक और बात, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, ठीक है। तो अब देखा गया कि क्या बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव कौन सा बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया होगा वही चीज होगी हमारे जेनेटिक मटेरियल। अगर प्रोटीन वाला बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होगा तो प्रोटीन हमारे जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर डीएनए वाला होगा तो डीएनए होगा। चलो देखते हैं। अब देखा गया जो बैक्टीरिया प्रोटीन वाला था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, नो रेडियो एक्टिव शोन बाय दिस बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन जो आपका डीएनए वाला बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिव हो गया था, वो रेडियो एक्टिव हो गया था। और इससे इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म पहुंचता है। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। क्या कहा था, क्या क्या चीजें ली थी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया और माइस, और कहा था कि कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन हीट किट से आर स्ट्रेन में गया है जिसने उसे पैथोजेनिक बना दिया है, ठीक है। दूसरा था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, 1933 टू 1944 के बीच में हुआ था। ऑसबल अवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैक्लिन मैककार्टी ने किया था, और ये कहा था कि जो आपका डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये कहा था। लेकिन साइंटिस्ट ने बात नहीं मानी। फिर अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए किया, जिसमें इन्होंने प्रोटीन और डीएनए में से डीएनए को बता दिया कि भैया यही है जेनेटिक मटेरियल बाय दिस थिंग, और ये 1952 में हुआ था। और इसी के फिर एक साल बाद आपके जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, इन्होंने अपना डबल हेलिकल मॉडल दे दिया था। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में जो आपका आरएनए होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे कि वायरसेस में, है ना। तो इसके बाद अब हमें आरएनए वर्ल्ड में जाने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज ये सब पढ़नी है, तो वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आरएनए वर्ल्ड में चलेंगे। अब हम आ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, कि जेनेटिक मटेरियल की आखिर प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें हम डीएनए और आरएनए की बेसिकली बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल, मैं इट लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है, कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि रेप्लिकेट अपने आप को कर सके। रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद की कॉपी बनाना। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो डीएनए आरएनए दोनों ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए के भी 1 पॉइंट और डीएनए के भी 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा है इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए इन मेंडेलियन फॉर्म्स, ठीक है। तो वो भी दोनों ही करते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों ही करते हैं। तो आरएनए के फिर से 1 पॉइंट, डीएनए के 2 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है इट शुड शो, इट शुड बी स्टेबल। सबसे पहले तो यहां पे बेचारा आरएनए मात खा गया, आरएनए स्टेबल नहीं होता, आरएनए हाईली अनस्टेबल होता है। और वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो आरएनए हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से आरएनए 2 और डीएनए 3, ठीक है, डीएनए जीत गया। और लास्ट पॉइंट है इट शुड बी, इट शुड शो स्लो म्यूटेशन। और यहाँ पे भी आरएनए हार जाता है, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो बहुत ही फास्टली म्यूटेट करता है, ठीक है।
तो RNA 2 और DNA 4 और DNA जी गया टन 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 एंड हिज नेम इज DNA। ठीक है, तो अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि RNA क्यों आपका हाईली अनस्टेबल होता है। देखो RNA जो है, RNA जो है देखो जो RNA है वो हाईली अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो उसका सेकंड डैश होता है, मैंने आपको डैश करवाया था, पूरी टेबल बनाई थी ना ऐसे, मतलब स्ट्रक्चर जो बनवाया था, तो RNA के सेकंड डैश पे ना OH होता है। सेकंड डैश पे क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है। और OH होने की वजह से, OH होने की वजह से जो कि एक हाईली अनस्टेबल वो है, वो हो जाता है, यूरेसिल होता है RNA में थायमीन की जगह। थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है RNA में, जो इसे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं हम इसे, थायमीन को। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल है ना। तो डीएनए में थायमीन होता है लेकिन आरएनए में आपका यूरेसिल होता है, इसलिए अनस्टेबल होता है। और एक और बात अगर आपकी मैं बताऊं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से किसी से भी बहुत ही जल्दी बॉन्डिंग बना के अपना म्यूटेशन कर लेता है, इसलिए भी अनस्टेबल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, इतनी बातें तो आप बोल बोल के भी नोट डाउन कर सकते हो। हाँ आलसी में। ठीक है, तो ये बात हमारी हो जाती है इसकी। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक है एक, साइड में ही लिख लो। ठीक है, साइड में ही लिख लो, RNA वर्ल्ड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा 2-3 बातें सुन लो, फिर चलते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो RNA है, बताया गया है कि RNA was the first genetic material to be discovered, was the first genetic material, पहला जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन RNA is also used as catalyst। RNA कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा या घटा मतलब चेंज कर देता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये RNA वर्ल्ड में सच में उस इतने बड़े पैराग्राफ में इतनी सी बातें थी सच में, और यही बताया था कि सेकंड पे OH होता है, यूरेसिल होता है, वही बात है। अगर कुछ और आपको दिख रहा है जो मैंने छोड़ दिया है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज आवर एवरीथिंग which was in experiments and और क्या RNA वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सब था। अच्छा, एक और बात लास्ट टॉपिक में आपको बता दूं, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा मैंने आपको बार बार बोला है कि याद रखा करो। सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए से पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है रेप्लिकेशन करके, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बनाता है, उसके बाद ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है, इसे ही सेंट्रल डॉगमा कहते हैं और ये आपको याद रखना है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है डीएनए में, हम बात करेंगे कि कैसे होता है, क्या क्या एंजाइम्स लगते हैं। तो अब आगे के टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाले हैं, तो आपको वीडियो स्किप मतलब बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे तो हम ही लोग स्किप कर देते हैं, इतने दिनों दिनों बाद आते हैं, क्या करें यार, अभी पेपर गए, फिर फेस्टिवल्स एंड टाइम ही नहीं मिल पाता। और फिर वीडियो, पता है वीडियो बनाने का तो टाइम बहुत होता है लेकिन उसे पोस्ट करने के लिए नेट और टाइम नहीं होता। हम ये वीडियो रखी रह जाएगी, मुझे पता है, अभी जब तक आदित्य नहीं आएगा ना तब तक ये वीडियो मेरे पास रखी रहेगी, ये जाएगी भी नहीं, क्योंकि नेट उसी के पास होता है सबसे ज्यादा, वही पोस्ट करता है। तो अमीर आदमी उनके घर में खुद का नेट लगा हुआ है, वाईफाई, अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, कितना बड़ा टीवी है। ठीक है, तो वो वही करता है टीवी पे जो आपने देखा था। पढ़ते लिखते नहीं है वो, मेरे से तो ज्यादा ही पढ़ता है, छोड़ो। So this was our lecture. Hope you will hope you have liked the video. ठीक है, नहीं किया तो कर दो, इतनी इंग्लिश बोली है मैंने इस बार। ठीक है, लाइक कर दो जल्दी से, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और एग्जाम्स अभी अभी गए हैं, प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो पढ़ना शुरू कर दो। कब पढ़ोगे? ठीक है, जो मैं बोलना चाहता था वो प्लीज खुद आगे लगा के बोल लो अपने आप को, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ मुझे पता है आप भी मुझे बोलोगे फिजिक्स में मैं फेल हूं, शुक्रिया शुक्रिया।
इसकी क्या जरूरत थी। हाँ बस ये वीडियो मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया, वैसे उन्हें पता चलना ही है, एक दिन तो सच का सामना सबको करना पड़ता है। आज मैंने कितनी मोटिवेशन वाली बातें भी करी हैं। ये बस सोचा करो मैं मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, वो मैं खुद को दे रहा होता हूँ कि पढ़। लेकिन क्या करें हैं? अगर ये मेरे घर वालों ने पता पता तो चलना ही है कि फिजिक्स में मैं फेल हूँ। नहीं केमिस्ट्री में बच गया, केमिस्ट्री में चीटिंग ठीक से हो गई थी, केमिस्ट्री में बच गया। ठीक है सो देखते हैं क्या होता है। प्री बोर्ड और बोर्ड भरेंगे यार, बोर्ड करेंगे फिर नीट करेंगे, शायद नीट करेंगे करेंगे। ठीक है सो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो वीडियो, अभी भी नहीं करी, इतना इतना बोलने के बाद भी नहीं करी। करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो, मैं जाऊंगा नहीं जब तक आप लाइक नहीं करोगे। लाइक करो, अरे लाइक करो, अरे वीडियो को काट रहे हो, अरे रुक जाओ, अच्छा जा रहा हूँ, राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।